Dear students, we are talking about nervous system. This is the unit first of B.Pharm second semester. सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं। ये सारे टॉपिक को बहुत सारे लेक्चर में डिवाइड किया गया है। आपके सामने 6 लेक्चर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके बाद 4 लेक्चर पीछे की तरफ दिए हैं, यानी इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो लेक्चर फर्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन, सेकेंड में न्यूरोग्लिया क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर, थर्ड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक्शन पोटेंशियल। इस तरह से बहुत सारे लेक्चर में पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। जब आप कंप्लीट इसकी स्टडी कर लेंगे तो सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। आज हम लोग लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और पहला टॉपिक देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बहुत तेज़ी के साथ हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा से एक नज़र में जो लास्ट 3 इयर्स में यहाँ से क्वेश्चन एराइज हुए हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि 2017-18 में स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कई क्वेश्चन पूछे गए, कुछ 2 नंबर के, कुछ 7 नंबर के हैं। टोटल 11 नंबर का पूछा गया है। 18-19 में 30 नंबर का आया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है आपके लिए। 30 नंबर यहाँ से कवर किए गए हैं और 2019-20 में 29 नंबर का पूछा गया है। तो इस तरह से यूनिट आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। नर्वस सिस्टम कई बार इसकी बात हो चुकी है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करवाया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा मेन टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। स्क्रीन पर आपको नर्वस सिस्टम दिख रहा होगा कि किस तरह से उसका डिवीज़न किया गया है। नर्वस सिस्टम के फंक्शन थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है, गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी, दैट इज़ सेंसरी फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर की ओर और बॉडी के बाहर, यानी इनसाइड या आउटसाइड द बॉडी, दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन को गैदर यानी कलेक्ट करता है नर्वस सिस्टम। तो इस तरह के फंक्शन को सेंसरी फंक्शन बोलते हैं। सेकेंड अगर बात की जाए पॉइंट की, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेसिंग एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन। नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी स्पाइन वाले रीजन तक। थर्ड पॉइंट की बात की है, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन एंड स्पाइन, यानी इंटीग्रेशन फंक्शन जो आपने ऊपर पढ़ा था उसी के जस्ट अगेंस्ट है ना। ये भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन एंड स्पाइन तक ले जाता है। नर्वस सिस्टम ही इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। और जैसे चौथा पॉइंट दिया हुआ है, सेंड इंफॉर्मेशन टू द मसल ग्लैंड ऑर्गन्स सो दे कैन रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, है ना। जो भी ब्रेन से मैसेजेस जाते हैं, चाहे वो मसल्स में जाएँ, चाहे वो ग्लैंड के अंदर जाएँ या किसी भी ऑर्गन्स के अंदर, तो उसी मैसेज को रिसीव करने के बाद मसल्स या ग्लैंड या ऑर्गन्स अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से मोटर फंक्शन ये कहलाएगा कि ये मोटर फंक्शन है नर्वस सिस्टम का, है ना। ग्लैंड से कब हार्मोन का सिक्रीशन होगा, कब नहीं होना चाहिए, मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कब रिलैक्स करेगी, ये सारी चीज़ें गवर्न कर रहा है नर्वस सिस्टम। किसके ज़रिए? मोटर न्यूरॉन के ज़रिए। तो इस तरह के फंक्शन को बोलेंगे मोटर फंक्शन। ठीक है, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ऑल अदर बॉडी सिस्टम अलाउइंग द बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस और इट्स डेलिकेट बैलेंस। देखिए, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस प्रोसेस मेंटेन रहे, आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मेंटेन रह सके। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसके अगर डिवीज़न की बात करें तो नर्वस सिस्टम को फर्दर 2 डिवीज़न में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। आपके सामने लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि कुछ बुक्स में सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमस, इसी में 3 डिवीज़न बना दिए गए हैं। लेकिन सही ये है कि नर्वस सिस्टम को 2 बेसिक क्लास में डिवाइड किया जाए, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल यानी CNS, पेरिफेरल यानी PNS।
बॉडी के जो सेंट्रल पार्ट पर पाया जाएगा नर्वस सिस्टम, उसको बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी बीचों बीच में। डायग्राम से आपको दिख रहा होगा कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड आपको दिख रहा है और ब्रेन का पार्ट दिख रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो हिस्से होते हैं, एक ब्रेन का हिस्सा होगा और दूसरा लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको स्पाइनल कॉर्ड आपने कहा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरीफेरी का मतलब होता है चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ। तो बॉडी के चारों तरफ आप डायग्राम से दिख रहा होगा कि बहुत सारे नर्व सेल का जाल आपको दिख रहा है बॉडी के चारों तरफ। ये सब मिलके बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को बोला गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी वे नर्व सेल जो कि बॉडी के सोमैटिक पार्ट से अटैच होती हैं, यानी वॉलेंट्री मसल से जाके अटैच होती हैं, उनको बोला जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में वे नर्व सेल जो बॉडी के इनवॉलेंट्री पार्ट यानी स्मूथ मसल से जाके अटैच होते हैं, उनको बोला जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो एक तरफ स्केलेटल मसल है, दूसरी तरफ स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल का एग्जांपल आप जानते हैं, जैसे कि कार्डियक मसल्स, हार्ट की जो मसल्स होती हैं सब स्मूथ होती हैं, इसीलिए उसका फंक्शन आपके कंट्रोल में भी नहीं रहता है ना। जैसे दिल का धड़कना है, हार्ट बीट, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसको कौन गवर्न करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि कंट्रोल ऑर्गन्स इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेस की कंडीशन होती है, जब भी इमरजेंसी की कंडीशन होती है, तो आपकी बॉडी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इसी तरह से जब भी रेस्टिंग कंडीशन होती है, तब आपकी बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। तो छोटा सा डिफरेंस था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात, ये तो ऑर्गेनाइजेशन था नर्वस सिस्टम का। अब हम लोग बात करते हैं नर्वस टिश्यू की, है ना, कि जो नर्व सेल होती है, न्यूरॉन होती है, उसकी बात की जाए तो आप जानते हैं कि जो नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू कंप्राइजेस नर्व सेल, ठीक है, नर्व सेल का बना होता है। नर्व सेल है लीस्ट रीजनरेशन पावर। आप जानते हैं कि जितनी भी सेल आपकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, सबसे कम यानी रीजनरेशन पावर, लीस्ट रीजनरेशन पावर प्रेजेंट इन नर्व सेल। और अगर सिस्टम की बात करें तो सबसे कम रीजनरेशन पावर नर्वस सिस्टम में होता है, इसीलिए इसकी सेफ्टी बेहद आवश्यक है। ठीक, एक बार अगर ये सेल डैमेज हो जाएंगे तो दोबारा बन नहीं सकती हैं। यूनिट ऑफ नर्व सेल इसका नर्व फाइबर। नर्व सेल की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि नर्व सेल क्या है, तो एक लाइन में आप उसको डिफाइन करेंगे कि नर्व सेल इज़ द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, यानी एक नर्व सेल के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर का कलेक्शन होता है। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। नर्व सेल का एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, या इसको न्यूरॉन कह लीजिए, है ना। सबसे बड़ी बात है कि इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक प्लांट, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सेल का जनरली स्ट्रक्चर आप स्फेरिकल देखते हैं या रेक्टेंगुलर शेप का देख लेते हैं, लेकिन इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना। और इस पूरे स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर प्रोसेस आपको दिख रहे हैं, ब्रांचेस लाइक दिख रहे हैं, उनको डेंड्राइट बोलते हैं। बीच का जो स्फेरिकल वाला पोर्शन है उसको साइटोन बोलते हैं, और जो लंबा सा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसको एक्सॉन बोलते हैं। तो पूरे नर्व सेल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन। और फिर एक्सॉन से कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं, उनको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं या टर्मिनल ब्रांचेस के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोसेसेस बाहर निकली हुई हैं, इनको डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है आगे लिखा हुआ है, यहाँ देखेंगे। यहाँ देखिए, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, साइटोन या सेल बॉडी या सोमा, सेकेंड डेंड्राइट और थर्ड एक्सॉन। ठीक है, न्यूरॉन मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, सेल बॉडी यानी बीच का हिस्सा, इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, डायग्राम में आप देखिए न्यूक्लियस बड़ा सा दिख रहा है आपको, और भी सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं जो यहाँ दिखाए नहीं गए हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निसेल ग्रेन्यूल।
आल्सो प्रेजेंट विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर ऑफ नर्व सेल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निसेल ग्रेन्यूल, कई बार कंपटीशन में भी ये पूछा गया है कि निसेल ग्रेन्यूल आर फाउंड इन, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये नर्व सेल के साइटोन यानी सेल बॉडी वाले हिस्से में पाया जाता है। इसका काम ये होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है नर्व सेल के अंदर, जिससे कि रिपेयरिंग सिस्टम मजबूत हो जाता है नर्व सेल का। आप जानते हैं कि प्रोटीन का काम होता है रिपेयर करना। आपकी बॉडी के अंदर भी रिपेयरिंग कौन करता है, मरम्मत कौन करता है, टूट फूट जाते हैं प्रोटीन करती है। उसी तरह से नर्व सेल जब कभी टूट फूट जाती है तो उसको रिपेयर करने का काम निसेल ग्रेन्यूल का है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो निसेल ग्रेन्यूल आप समझ गए होंगे कि ये नर्व सेल के अंदर पाया जाता है और नर्व सेल की रिपेयरिंग करने में मदद करता है। ठीक है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक, और लास्ट पॉइंट है डेंड्राइट। डेंड्राइट के बारे में लिखा है रिसीव इम्पल्सेस या स्टिमुलस एंड सेंड टू बॉडी। डेंड्राइट का काम ये होता है कि बाहर से इम्पल्सेस को रिसीव करता है और बॉडी को सेंड कर देता है। ईच नर्व सेल कंटेन मेनी डेंड्राइट। एक नर्व सेल के अंदर काफ़ी डेंड्राइट पाई जाती हैं। आप डायग्राम से देख सकते हैं, जूम करके भी देख सकते हैं कि काफ़ी डेंड्राइट पाई जाती हैं। इनका फंक्शन ये है कि ये इम्पल्सेस को, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके सोमा यानी बॉडी वाले हिस्से को दे देना। ठीक है, फिर बॉडी वाला हिस्सा उस इम्पल्स को एक्सॉन वाले पोर्शन में सेंड कर देता है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है एक्सॉन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है। इसमें लिखा भी इलॉन्गेटेड सिंगल स्ट्रक्चर एंडिंग विथ एक्सॉन टर्मिनल, और ये जहाँ पर ख़त्म होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल हाई बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सिनेप्टिक नोब विच आर फिल्ड विथ न्यूरोट्रांसमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एक्सॉन टर्मिनल है, जहाँ पर ये ब्रांचेस ख़त्म होती हैं एक्सॉन की, यहाँ पर कुछ बल्बस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, छोटे से डॉट लाइक स्ट्रक्चर एंड पर पाए जा रहे हैं। तो इनको बोला जाता है सिनेप्टिक नोब, और इनके अंदर कुछ केमिकल का कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये केमिकल होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर इनके अंदर फिल्ड रहते हैं सिनेप्टिक नोब के अंदर, और यही आगे चल के इम्पल्सेस को ट्रांसमिट होने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे आप जब न्यूरोट्रांसमीटर एक अलग से चैप्टर है, एक अलग से टॉपिक है, इसी में जब वो पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से इसकी बात की जाएगी कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। यहाँ सिर्फ इतना जान लीजिए कि एक्सॉन के आखिरी वाले हिस्से में एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, जहाँ पर कुछ गांठ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनको नाम दिया जाता है सिनेप्टिक नोब, और उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड रहता है जो कि एक केमिकल होता है, और वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। आगे बात करते हैं, एक्सॉन इज कवर्ड बाय शीथ बंडल नोन एज माइलिन शीथ। आप जानते हैं कि एक्सॉन के ऊपर कवरिंग हो सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशन है। अगर कवरिंग होगी, जैसे कि यहाँ पर कवरिंग दिख रही है, तो उसको बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ की कवरिंग। और जिस नर्व सेल के अंदर माइलिन शीथ पाई जाती है, उस नर्व सेल को माइलिनेटेड नर्व सेल कहते हैं। ठीक है, ये आसानी से नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है, जिसके अंदर माइलिन शीथ पाई जाती है, और जिसके अंदर नहीं पाई जाती है वो आसानी से नर्व इम्पल्स नहीं करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि नर्व सेल भी दो तरह की हो गई ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। अगर पाई जा रही माइलिन शीथ एक्सॉन के ऊपर तो बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व सेल, और अगर नहीं पाई जा रही तो उसको बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व सेल। ठीक है, तो हमने जो डायग्राम बना के रखा है इसमें हमने माइलिन शीथ दिखाया है। ठीक है, अच्छा, माइलिन शीथ कहीं कहीं पर गैप आपको दिख रहे होगा। एक ये पूरी कवरिंग होती है, लेकिन बीच बीच में गैप आपको दिखने लगता है, उस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ राइनवियर। नोड ऑफ राइनवियर, इसको आप इस तरह से समझ लें कि किसी चीज़ की जब आप फोल्डिंग करते हैं, किसी चीज़ के चारों तरफ किसी चीज़ को लपेटते हैं, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छूट जाती है। ठीक, तो वही गैप दिखने लगता है, उस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ राइनवियर। राइनवियर ने इस गांठ लाइक स्ट्रक्चर को देखा था, नाम दिया गया नोड ऑफ राइनवियर। क्लियर।
तो इतने पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। एक्सॉन टर्मिनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। आप जानते हैं कि एक्सॉन टर्मिनल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से दूसरी नर्व लगी होती है, तो एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल तक जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो एक्सॉन टर्मिनल की मदद से होती है। अच्छा, लोकेशन की बात कर लें कि नर्व सेल कहाँ पाई जाती है, तो एक लाइन में आप कहेंगे इट इज़ प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम, यानी ये नर्वस सिस्टम के अंदर पाई जाती है। अगर फंक्शन की बात कर लें कि नर्व सेल का फंक्शन क्या है, तो आपके सामने लिखा है इट एक्सिबिट सेंसिटिविटी टू वेरियस टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। किसी भी तरह का स्टिमुलस को ये रिसीव कर सकती है, किसी भी तरह के स्टिमुलस को ये रीड कर सकती है नर्व सेल, ठीक है, और उस स्टिमुलस को ये नर्व इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेज देती है और ब्रेन उसके ऊपर एक्शन लेता है। तो ये आपका नर्व सेल हो गया। नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि एक्सॉन आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज एक्सोलेमा, ठीक है, जैसे प्लाज्मा लेमा होती है तो वैसे एक्सोलेमा यानी एक्सॉन की चारों तरफ की जो कवरिंग होगी मेम्ब्रेन, उसको एक्सॉन के रेफरेंस में एक्सोलेमा कहा जाएगा। इसी तरह से एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड होगा, तरल पदार्थ होगा, उसको एक्सॉन के रेफरेंस में उस साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म नाम दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, अ बंडल ऑफ एक्सॉन मेक अ नर्व ट्रैक्ट इन द सीएनएस एंड पीएनएस, ठीक है। एक्सॉन का जो बंडल होगा नर्व ट्रैक्ट का, वो सीएनएस एंड पीएनएस में नर्व ट्रैक्ट बनाता है, एक्सॉन का जो बंडल होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर सिर्फ दो टॉपिक डिस्कस किए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना है। सामने चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि सीएनएस पीएनएस, फिर पीएनएस में दो पार्ट हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। फिर ऑटोनॉमिक के भी दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर हमने बात की नर्व सेल की, क्योंकि नर्व सेल इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व सेल के बारे में सारे पॉइंट आपने देखे, उसका डायग्राम आपने देख लिया, नर्व सेल की लोकेशन आपने पढ़ लिया, और यहाँ पर फंक्शन लिखे हुए फंक्शन आपने देखे। तो इस तरह से ये जो पहला लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। अब जो दूसरा लेक्चर है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित अभी तक तो कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आया नहीं है भाई, इस टॉपिक से अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और बनेंगे, ठीक। और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, बगैर इसके तो आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो इससे संबंधित असाइनमेंट में हमने ऑलरेडी आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उसको कंप्लीट करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट करके आप बताएंगे तो उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वाचिंग।